हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो लास्ट टाइम हमने फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स में कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को बाकी टर्म्स से रिप्लेस किया था, है ना? प्रेशर, वॉल्यूम एंड एंगल ऑफ रोटेशन, यही किया था लास्ट टाइम। तो आज हम लेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो थोड़ा वेट कर लेते देन स्टार्ट करते हैं।
चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम दो टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे, एक सीरीज रिएक्शन, दूसरी पैरेलल। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर पैरेलल रिएक्शन ले लेते हैं। वैसे ही ये उतना तुम्हारे सिलेबस में कुछ है नहीं, पैरेलल रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर पूछेंगे तो, बाकी सीरीज रिएक्शन से क्वेश्चन नहीं आता है। और अगर कुछ आएगा तो उतना पार्ट हम करा देते हैं। ठीक है, जनरली क्या पूछ सकते हैं हम यहाँ पर तुम्हें करा देंगे, तो क्योंकि ये सिलेबस में है नहीं। तो पैरेलल रिएक्शन, अब देखो पैरेलल रिएक्शन में क्या है कि हमारे पास जैसे कोई रिएक्टेंट ए है, ठीक है। अब ये रिएक्टेंट ए जो है ये पैरेलली रिएक्ट हो रहा है, ओके। और पैरेलली रिएक्ट होके मान लो दो प्रोडक्ट दे रहा है, एक दे रहा है बी और एक दे रहा है डी, ओके। नाउ ऑब्वियसली बैलेंस रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे तो मान लो इसकी फर्स्ट वाली जो बैलेंस रिएक्शन है वो ए गिव्स एम बी, और सेकंड वाली जो बैलेंस रिएक्शन है वो है मान लो ए गिव्स एन। ठीक है, ये हमारे पास दो रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है मान लो K1 एंड सेकंड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है K। ओके, ऑब्वियसली बोथ रिएक्शंस आर फर्स्ट ऑर्डर। तो मान लो हमारे पास ये रिएक्शन, तो सबसे पहले तो इनका हम रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे फर्स्ट रिएक्शन की, सर व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्टिंग पैरेलली। देखो जैसे मोल कॉन्सेप्ट में नहीं पढ़ा तुमने कि जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन जो है रिएक्ट करके CO भी दे देता है एंड कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करके CO2 भी दे देता है, याद है? ठीक है, सो बेसिकली ये पैरेलल रिएक्शन ही है ना, दो अलग अलग रिएक्शन हो रही है एक साथ, ओके। रिएक्टेंट सेम है और प्रोडक्ट अलग है, समझाया? ओके, सो हमारे पास कोई रिएक्टेंट ए है, वो रिएक्ट करके बी भी दे रहा है और रिएक्ट करके सी भी दे रहा है, तो दिस इज पैरेलल रिएक्शन। तो नाउ अब इनका रेट क्या लिखेंगे, तो मान लो सो कुड यू प्लीज राइट द डेफिनेशन। डेफिनेशन तो यार मतलब क्या बोलूं, मतलब चलो लिखा देते फिर भी। इन पैरेलल रिएक्शन one reactant gives two product simultaneously yes, this is first slide. Two products simultaneously through different reactions. ठीक है सर, ठीक है। तो रिएक्टेंट जो है, एक ही रिएक्टेंट जो है दो अलग अलग प्रोडक्ट दे रहा है दो डिफरेंट रिएक्शन के लिए, ओके। तो नाउ अब यहाँ पर अगर हम रेट लॉ की बात करें तो देखो, अगर हम बोलते हैं यार जस्ट फर्स्ट रिएक्शन हो रही है तो फर्स्ट रिएक्शन का रेट लॉ क्या हो गया, तो फर्स्ट रिएक्शन का रेट लॉ क्या हो जाएगा, सॉरी रेट क्या हो जाएगा, इट इज माइनस DA/DT इज इक्वल टू 1/m dB/dt, होगा ही नहीं होगा, एंड इट शुड बी इक्वल टू K1 इंटू ए। K1 इंटू ए क्यों, बिकॉज रेट जो है वो क्या है, रेट जो है वो K1 इंटू ए हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ओके। एंड अगर हम बोलेंगे कि सेकेंड रिएक्शन हो रही है, अगर यहाँ पर सेकेंड रिएक्शन हो रही है तो रेट क्या हो जाएगा, इट इज माइनस DB/dt इज इक्वल टू 1/n DC/dt
इज इक्वल टू K2 इंटू ए। ठीक है, K2 इंटू ए क्यों? बिकॉज सेकेंड रिएक्शन भी फर्स्ट ऑर्डर है। ओके, सो ए का ओवरऑल रेट क्या हो जाएगा यार? सॉरी, माइनस डी ए। या सो ए का ओवरऑल रेट क्या हो जाएगा? देखो, ए जो है फर्स्ट रिएक्शन के थ्रू भी रिएक्ट हो रहा है और सेकंड रिएक्शन के थ्रू भी रिएक्ट हो रहा है, तो ए का ओवरऑल रेट क्या हो जाएगा? फर्स्ट फर्स्ट वाले रिएक्शन का रेट प्लस सेकंड वाले रिएक्शन का रेट, है ना? वही होगा ना ए का ओवरऑल रेट। ठीक है, पहले लिख लो फिर आगे चलते हैं। हो गया सबका? तो हम क्या बोल रहे हैं, पैरेलल रिएक्शन में कोई एक रिएक्शन जो है वो दो प्रोडक्ट दे रहा है अलग अलग रिएक्शन के थ्रू। तो जैसे यहाँ पर ए जो है वो बी भी दे रहा है और ए जो है वो सी भी दे रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन का जो रेट है वो क्या है? फर्स्ट रिएक्शन का रेट ये है माइनस डी ओवर डी टी इक्वल टू 1/m डी बी ओवर डी टी इज इक्वल टू K1 इंटू ए। और सेकंड रिएक्शन का रेट क्या है? माइनस डी ओवर डी टी इक्वल टू 1/m डी सी ओवर डी टी इक्वल टू K2 इंटू ए। तो ए जो है वो इस रेट से भी रिएक्ट हो रहा है और इस रेट से भी रिएक्ट हो रहा है। ठीक है, सो ए का ओवरऑल रेट क्या हो जाएगा यार? ए का ओवरऑल रेट क्या हो जाएगा? नो, K1 इज नॉट इक्वल टू ए K2, क्योंकि अलग अलग रिएक्शन के थ्रू हो रहा है। ठीक है, चलो इसको मैं एक दूसरे टाइप के एग्जांपल से देख लेता हूं। देखो, मान लो हमारे पास जैसे मान लो मेरे पास 10 रुपये हैं, मान लो। ठीक है, मेरे पास मान लो 10 रुपये हैं और मैं क्या करता हूं, वो 10 रुपये जो है वो मान लो मैं दे रहा हूं, साक्षी को दे रहा हूं और मान लो और किसी की शुभ को दे रहा हूं मान लो। ठीक है, तो मैं 10 रुपये हैं तो साक्षी और शुभ को दे रहा हूं मान लो। ठीक है, अब साक्षी और शुभ को मैं कैसे 10 रुपये दे रहा हूँ? तो 10 रुपये में कुछ इस टाइप मेरे पास है टोटल 10 रुपीज। साक्षी को मैं दे रहा हूँ 2 रुपीज पर मिनट के रेट से एंड शुभ जो है उसको दे रहा हूँ 1 रुपीज पर मिनट की रेट। ठीक है, तो अगर 1 मिनट बाद मैं अपने पास पैसे देखूंगा तो कितने बचेंगे यार? मेरे पास कितने रुपए थे पहले? 10 रुपये थे ना। अब 1 मिनट बाद अगर मैं देखूंगा तो मैंने शुभ साक्षी को 2 रुपये दे दिए होंगे और शुभ को कितना रुपया दे दिया होगा? 1 रुपया दे दिया होगा। तो मेरे पास कितने बचेंगे? मेरे पास 7 रुपये बचेंगे, है कि नहीं? तो बेसिकली मेरे पास टोटल कितने पैसे चले गए? मेरे पास से टोटल कितने रुपए चले गए बताओ? टोटल 3 रुपए चले गए ना मेरे पास से 1 मिनट में। तो मेरा जो पैसे देने की रेट है वो क्या है? 3 रुपीज पर मिनट है या नहीं है बताओ? मैं किस रेट से पैसे दे रहा हूँ दोनों को? 3 रुपीज पर मिनट की रेट से पैसे दे रहा हूँ। ओके, सो ये एक तरह से
मेरी रेट हो गई। तो काइंड ऑफ मैं एक तरह से मतलब ए हूं, साक्षी बी है और शुभ क्या है, सी है। समझ आया? तो ए जो है वो बी भी बना रहा है और ए जो है वो सी भी बना रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? साक्षी के, अगर मैं साक्षी का रेट देखूं तो साक्षी किस रेट से रुपीज एक्सेप्ट कर रही है, 2 रुपीज पर मिनट की रेट से। ओके, और शुभ जो है वो किस रेट से रुपीज एक्सेप्ट कर रहा है, 1 रुपीज पर मिनट की रेट से। लेकिन मेरे पास से जो पैसे जा रहे हैं किस रेट से जा रहे हैं, 3 रुपीज पर मिनट की रेट से पैसे जा रहे हैं। क्लियर है सभी को? ठीक है। सो ओवरऑल रेट जो है एक ही क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली फर्स्ट वाली रिएक्शन की रेट प्लस सेकंड वाली रिएक्शन की रेट हो जाएगी। ओके, सो ओवरऑल रिएक्शन रेट विल बी फर्स्ट रिएक्शन रेट प्लस सेकंड रिएक्शन रेट। तो हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन की रेट क्या है, इट इज K1 इंटू ए। ठीक है, और सेकंड रिएक्शन की रेट क्या है, K2 इंटू ए। तो ओवरऑल क्या हो गई हमारे पास, ओवरऑल रेट हो गई हमारे पास ए की, तो माइनस डी ए और डी टी इज इक्वल टू K1 इंटू ए प्लस K2 इंटू ए, या फिर ऑब्वियसली इसको हम लिख सकते हैं माइनस डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू K1 प्लस K2 इंटू ए। तो हमारे पास ये आ गया ए का रेट। ऑब्वियसली अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, और इंटीग्रेट करने पर क्या आएगा, तो यहाँ से ऑब्वियसली ये एक तरह से क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर वाला ही एक्सप्रेशन हो गया, नहीं पूरा हुआ कि नहीं हुआ, माइनस डी ओवर डी टी इक्वल टू सम के इंटू ए। याद है, ऐसा ही फर्स्ट ऑर्डर में आता था। तो इंटीग्रेट करके क्या आता था वहां पर, ए इज इक्वल टू ए नॉट ई रेज टू पावर माइनस के टी। अब यहाँ पर के की जगह क्या लेंगे हम, K1 प्लस K2 ले लेंगे। ठीक है, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का फॉर्मूला ये हो जाएगा, ए इज इक्वल टू ए नॉट ई रेज टू पावर माइनस K1 प्लस K2। यस साक्षी, बोथ द रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस एट सेम टाइम। ठीक है, सो ए इज इक्वल टू क्या हो गया, ए नॉट इंटू ई रेज टू पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू सी। ओके, सो हमारे पास जो ए है उसकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर क्या होगी, डिक्रीज होती रहेगी। तो ए वर्सेज सी ग्राफ अगर हम यहाँ पर बनाएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कुछ इस टाइप से डिक्रीज होती रहेगी। ओके, अच्छा, इसके अलावा अगर हम यहाँ पर टी हाफ ऑफ ए की बात करेंगे तो क्या आएगा बताओ, टी हाफ ऑफ ए, टी हाफ ऑफ ए क्या हो जाएगा, क्या होता है 0.693 बाई के होता था ना, तो यहाँ पर के की जगह क्या आएगा, K1 प्लस K2। सो दिस इज टी हाफ ऑफ ए। देखो जल्दी, अरे केमिकल काइनेटिक्स सी है बट उसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसमें। हो गया सभी का? तो अगर कोई तुमसे टी हाफ ऑफ ए निकालने को बोलता है तो वो क्या हो जाएगा, 0.693 अपॉन के होता था, ऑब्वियसली के यहाँ पर क्या आ गया, K1 प्लस K2 आ गया। ओके, तो ये इस टाइप से हम एट एनी पॉइंट ए का कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ए नॉट इंटू ई रेज टू पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। ऑब्वियसली निकालने को कोई बोलेगा नहीं तुम्हें, क्योंकि ई रेज टू पावर वाला जो है सॉल्व करना डिफिकल्ट होगा, तो इस टाइप का कोई नहीं बोल सकता। हाँ, क्वेश्चन अगर आएगा इसमें तो ऑब्वियसली इस वाले पार्ट पे तुम्हें K1 और K2 का वैल्यू दिया होगा,
and you can determine T half of A. हो गया सबका? आगे चले। ठीक है, तो ये हमारे पास मतलब इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस वाले कॉन्सेप्ट में पूछा जा सकता है कि K1 और K2 का वैल्यू पता है और तुम्हें T हाफ निकालना A का कितना होगा। और इसके अलावा अब देखो ना B की रेट क्या हो जाएगी यार, तो B की रेट ऑब्वियसली यहाँ से आ सकती है ना। तो क्या आएगा ये, तो 1/m dB ओवर dt इज इक्वल टू क्या है, K1 इंटू A है। तो यहाँ से dB ओवर dt क्या हो गया, यहाँ से dB ओवर dt जो है ये आ गया अपने पास m इंटू K1 इंटू A। इसके अलावा C की रेट क्या होगी, तो C की रेट हो जाएगी 1/n dC ओवर dt। एंड इट शुड बी इक्वल टू क्या होगा, K2 इंटू A। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज dC ओवर dt इज इक्वल टू n इंटू K2 इंटू A। ठीक है, तो ये B और C की रेट हो गई, B के रिएक्ट होने की रेट, सॉरी B के फॉर्म होने की रेट एंड C के फॉर्म होने की रेट हो गई। ठीक है, नाउ एक और चीज यहाँ पर पूछी जा सकती है, तो वो मैं बता देता हूँ। तो अब यहाँ पर dB सॉरी B का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन C का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू m इंटू K1 डिवाइड बाय n इंटू K2 आएगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इज इक्वल टू m इंटू K1 बाय n इंटू K2। ऑब्वियसली यहाँ पर T जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। अगर टाइम 0 है तो तब तो रिएक्शन ही नहीं हुआ ना, तो B और C उस पॉइंट पर क्या रहेंगे, 0 रहेंगे, है ना। B और C बना ही नहीं होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर T इज नॉट इक्वल टू 0। तो इनिशियल टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगी, रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद कभी भी अगर तुम देखोगे तो B की कॉन्सेंट्रेशन एंड C की कॉन्सेंट्रेशन का जो रेशियो है इट विल बी m इंटू K1 डिवाइड बाय n इंटू K2। ठीक है, तो एक इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हमने जो करा है इसमें दो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। एक तो इस वाले फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, B बाय C का कॉन्सेंट्रेशन इज m इंटू K1 अपॉन n इंटू K2। व्हाट इज m और n, m और n जो है ये B और C का स्टोइशियोमेट्रिक ऑप्शन है। ठीक है, सो क्या है, देखो m इंटू K1 डिवाइड बाय n इंटू K2 दैट विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B बाय C एट एनी पॉइंट। ऑब्वियसली टाइम t जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अब इनिशियल पॉइंट की बात नहीं कर रहे, इनिशियल पॉइंट पर तो रिएक्शन हुआ ही नहीं, तो B और C दोनों क्या वहां पर 0 है। जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुआ तब की बात। ठीक है, तो इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। और दूसरा मैंने बताया है कि हाफ वाला कॉन्सेप्ट, उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये दो कॉन्सेप्ट है जिन पर यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है।
हो गया सभी का? ठीक है, चलो क्वेश्चन लेते हैं। तो फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 72 करो। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 72। यस राइट। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 72 करो। सर व्हाट इज परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन? अरे रिया देखो, रिया कौन है एक्चुअली? या देविका। देविका देखो क्या है कि बी और सी अपने पास बन रहे हैं ना, तो टोटल हमारे पास ऑब्वियसली बी और सी का परसेंटेज पूछा है कि बी कितना परसेंट बनेगा और सी कितना परसेंट बनेगा। यस मनन, कल हम होमवर्क डिस्कस करेंगे।
वैष्णवी देखते हैं, मोस्टली वही है शायद। यस नहीं सर। यस देविका एंड ईशान, आई थिंक वही करेक्ट है। तो देखो हमारे पास जो रिएक्शन है वो क्या है, ए गिव्स बी एंड ए गिव्स सी। K1 जो है उसका वैल्यू क्या है, इट इज 1.26 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकेंड -1। एंड K2 जो है उसका वैल्यू क्या है, इट इज 3.8 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकेंड -1। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाई सी क्या होगा, देखो एम और एन की वैल्यू यहाँ पर क्या 1 है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाई सी क्या हो जाएगा, K1/K2 हो जाएगा। एंड व्हाट इज K1/K2, इट इज 1.26 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइड बाय 3.8 इंटू 10⁻⁻⁴। तो कितना है, अप्रोक्सीमेटली ये 1/3 आ गया, अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली बट अप्रोक्सीमेटली ये क्या आ गया, 1/3 आ गया है ना। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी होगा इट इज 3 टाइम्स ऑफ बी हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, है ना। तो अगर हमें यहाँ पर परसेंटेज निकालना है, किसी का भी एक का परसेंटेज निकाल लेते हैं। मान लो हमें परसेंटेज निकालना है बी का, तो परसेंटेज ऑफ बी क्या होगा, बी का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इंटू 100, है ना। सो बी का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय दोनों का क्या हो जाएगा, बी प्लस सी का। तो बी प्लस सी की जगह क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स ऑफ बी इंटू 100। तो ये क्या आ गया भाई, ये हमारे पास आ गया 25, आया कि नहीं आया। तो अगर बी का परसेंटेज 25 है तो सी का कितना होगा, सी का हो जाएगा 75। तो अप्रोक्सीमेटली आया है, क्योंकि एग्जैक्ट 1/3 नहीं है ना। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा बताओ, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा ना, 24.8% एंड 75.2%। क्लियर है सभी को। तो परसेंटेज ऑफ बी कितना हो गया, 25 हो गया, और परसेंटेज ऑफ सी कितना हो गया, 75 हो गया। यस देविका, ऑब्वियसली वही आएगा। मैथ्स का एक रूल होता है ना शायद, मैथ्स का कोई तो एक रूल होता है कि अपन x/y इज इक्वल टू m/n अगर है, तो x/x+y इज इक्वल टू m/m+n, ऐसा होता है ना शायद। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो भी कर सकते हो। ऑब्वियसली इस वाले पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो b/b+c है इसको हम क्या लिख सकते हैं, K1/K1+K2 लिख सकते हैं। आई डोंट नो नाम, कॉम्पेंडो एंड डिविडेंडो पता नहीं, बट ऐसा कोई रूल था, मुझे ये जरूर पता है। सर C = 3B, यस C = 3B आया ना इधर से, यहाँ से देखो, और ये इधर से देखो, C क्या आएगा, 3 टाइम्स ऑफ B आएगा ही नहीं आएगा, B/C इज 1/3 ना, तो C क्या आ गया, 3 टाइम्स ऑफ B आया ना। C
कॉन्सेंट्रेशन जो है 3 टाइम्स ऑफ बी मिलेगा। यस रिया, वैसे भी ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन जो है K1 K2 पे डिपेंड करेगा ना, तभी तो हमारे पास बी और सी का कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो m इंटू K1/n इंटू K2 आया ना। अगर K1 K2 चेंज होगा तो ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज ही होगा। इधर भी देख लो ना, ये एक्सप्रेशन देखो, ये वाला एक्सप्रेशन देखो ना, ए का ही देख लो, चलो बी और सी तो बाद में। ए का एक्सप्रेशन में देखो K1 K2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर K1 K2 डिफरेंट आएगा तो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होगा ही नहीं होगा इससे। यस वैष्णवी, ऑब्वियसली बी और सी में अगर तुम कंपेयर करोगे तो जिसका के बड़ा है उसका कॉन्सेंट्रेशन बड़ा होगा, ठीक है। क्योंकि बी और सी में क्या है, बी बाई सी का रेशियो क्या है, बी बाई सी का रेशियो इज एम इंटू K1 डिवाइड बाई एन इंटू K2। अगर एम और एन दोनों 1 है, मतलब एम और एन दोनों को 1 ले लिया, तो ये दोनों 1 ले लिए, तो K1 और K2 में जिसकी वैल्यू बड़ी होगी उसका कॉन्सेंट्रेशन भी बड़ा होगा। मतलब K1 अगर बड़ा है तो बी का ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा, अगर K2 बड़ा है तो सी का ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा। ठीक है, हो गया सबका? यस राइट, ऑब्वियसली दिस इज सिंगल स्टेप रिएक्शन, मतलब ए गिव्स बी एंड ए गिव्स सी, तो एक ही स्टेप में हो रही है दोनों। यस विदित, एम और एन तो क्वेश्चन से देख ही सकते हो, जैसे इस क्वेश्चन में एम और एन क्या था, इस क्वेश्चन में एम एंड एन 1 था, ठीक है। बट हो सकता है तुम्हें क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का भी दे दे। ओके, मान लो तुम्हें ए गिव्स बी और ए गिव्स सी की बजाय वो मान लो ऐसे दे देता था कि ए गिव्स 2B एंड ए गिव्स 3C, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता, बी बाई सी कॉन्सेंट्रेशन क्या होता, इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ K1 अपॉन 3 टाइम्स ऑफ K2। समझाया? तो एम और एन तो क्वेश्चन में दिया है, उस हिसाब से देखोगे ना कि तुम्हें क्या दिया है एम और एन का वैल्यू। जनरली एम और एन जो है वो 1 ही दिया जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास था सीरीज, सॉरी पैरेलल रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट हम लेंगे सीरीज रिएक्शन। तो मेनली क्वेश्चन जो है पैरेलल रिएक्शन से ही आता है, सीरीज से नहीं आता है, बट इसका भी थोड़ा सा बता देते हैं। तो सीरीज रिएक्शन में क्या है, अपने पास कोई एक रिएक्टेंट ए है, वो जो रिएक्ट होके बी बना रहा है, और बी जो है रिएक्ट होके सी बना रहा है। तो फर्स्ट रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो K1 है, सेकंड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K2 है, और ऑब्वियसली दोनों रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। तो फर्स्ट रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा यार, ऑब्वियसली एक तो हम ग्राफ से यहाँ पर अगर देखेंगे तो ए जो है बी बना रहा है, ठीक है, लेकिन बी रिएक्ट होके सी बना रहा है। तो हमारे पास मतलब बी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता रहेगा, लेकिन उस सेकंड रिएक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इन तीनों का ग्राफ बनाएं कि यार ए बी सी जो है इनका कॉन्सेंट्रेशन कैसे वेरी करेगा, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम अगर हम यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं तो ऐसा होता है कि ए तो रिएक्ट होता ही रहेगा, ठीक है, तो ए का कॉन्सेंट्रेशन तो डिक्रीज ही होता रहेगा इस टाइप से। तो ये तो हो गया ए का ग्राफ, ए की कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ। इसके अलावा बी जो है वो अपने पास फर्स्ट रिएक्शन की वजह से बन रहा है, बट सेकंड रिएक्शन की वजह से क्या होगा, रिएक्ट होगा, ठीक है। तो एक्चुअली में बी क्या है, बी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता रहेगा, लेकिन ड्यू टू सेकंड रिएक्शन वो डिक्रीज होना चालू हो जाएगा। तो हमारे पास ऐसा कुछ आता है बी का ग्राफ, ठीक है। सो बी का जो ग्राफ है वो इस टाइप से आता है, एक मैक्सिमम वैल्यू पर जाने के बाद बी का कॉन्सेंट्रेशन कम होने लग जाता है। क्यों होने लग जाता है, क्योंकि
बी जो है फर्स्ट रिएक्शन की वजह से बनेगा, बट सेकंड रिएक्शन की वजह से क्या होगा, वो रिएक्ट होगा। तो बी का ग्राफ ऐसा रहता है। व्हाट अबाउट सी? तो सी जस्ट बनेगा, देखो वो रिएक्ट होगा ही नहीं। तो सी का हमारे पास जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से आता है। ठीक है, तो ये ए बी सी तीनों के क्या हो जाएंगे, ग्राफ हो जाएंगे। ए का कॉन्सेंट्रेशन जस्ट डिक्रीज होगा, दैट्स वाई उसका डिक्रीजिंग वाला ग्राफ। बी का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज भी होगा और डिक्रीज भी होगा, दैट्स वाई पहले बढ़ेगा बाद में कम होगा। तो उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू आती है। एंड सी का जो वैल्यू है वो तो जस्ट क्या है, बढ़ता रहेगा, क्योंकि वो जस्ट फॉर्म हो रहा है, वो रिएक्ट नहीं होगा। तो हमारे पास ए बी सी तीनों के इस टाइप से ग्राफ आते हैं। तुषार सर, फॉर मॉलिक्युलरिटी विल वी कैलकुलेट ऑफ ईच रिएक्शन सेपरेटली और व्हाट? तुषार मैं समझा नहीं, मतलब तुम क्या बोलना चाह रहे हो? मॉलिक्युलरिटी तो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से आ जाएगा ना। रिएक्टेंट का जो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है दैट इज मॉलिक्युलरिटी। जैसे यहाँ पर अगर तुम इस रिएक्शन की बात करोगे तो इस रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी 1, और सेकंड रिएक्शन की बात करोगे तो इसका भी मॉलिक्युलरिटी 1, क्योंकि इस रिएक्शन का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या रिएक्टेंट का 1 है। यस साक्षी, हमारे पास सी जो है वो साइमल्टेनियसली फॉर्म हो रहा है बी के बनते टाइम, मतलब यहाँ पर क्या है, बी बन भी रहा है और बी रिएक्ट भी हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमारे पास यहाँ पर ग्राफ आ जाएगा। नाउ जिस टाइम पर ये, मतलब ऐसे पूछेगा नहीं ये वाला पार्ट, जिस टाइम पर ये बी की कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होगी उस टाइम को हम बोल देते हैं टी मैक्स, और इस कॉन्सेंट्रेशन को बोल देते हैं बी मैक्स। तो इसकी मैं वैल्यू लिख देता हूँ। वैसे बी मैक्स और टी मैक्स तुमसे कोई पूछेगा नहीं, वो एडवांस के सिलेबस में ही है, मेंस के सिलेबस में वो नहीं है। ठीक है, बट फिर स्टिल मैं एक बार लिख देता हूँ, कोई ज्यादा वो नहीं। तो बी का मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन जो है क्या होगा, और वो किस टाइम पर होगा, वो हम यहाँ पर बता देते हैं। ठीक है, सो टी मैक्स जो है ये है 1/K1 माइनस K2 टी मैक्स इज 1/K1 माइनस K2 ln ऑफ K1 बाई K2। वैसे ये वाला पार्ट कोई पूछेगा नहीं, बट फिर भी ln ऑफ K1 बाय K2। सो ये वो टाइम है जिस पर बी का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहता है, मैक्सिमम रहता है। ठीक है, इस टाइम पर बी का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ओके, इसके अलावा वो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी जो है वो क्या होगा, ऑब्वियसली वो भी कोई पूछेगा नहीं, बट वो भी हम बता देते हैं एक बार। ठीक है, सो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी जो है वो क्या होगा, तो बी मैक्स का जो वैल्यू है इट इज ए नॉट इंटू K1, सॉरी ए नॉट इंटू K2 बाई K1 रेज टू K2 अपॉन K1 माइनस K2। ठीक है, ये हो जाएगा। सो बी मैक्स जो है क्या होगा, ए नॉट इंटू K2 बाई K1। चलो उसको ऊपर लिख देते हैं, नीचे थोड़ा स्पेस में थोड़ा और आ रहा है, कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये हमारे पास बी का मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। व्हाट इज मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी? सो बी मैक्स इज इक्वल टू ए नॉट इंटू K2 बाई K1 रेज टू K2 अपॉन K2 क्या था,
K2 अपॉन K1 माइनस K2। ओके, तो ये हमारे पास बी का मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। जैसा कि मैंने बोला कि ये क्वेश्चन में आता नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछते नहीं हो, बट इसके लिए एक बार हमने बता दिया। ओके, तो ये मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी हो गया एंड वो टाइम हो गया जहां पर बी का मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन। हो गया सबका? ये सब हो, मेंस में ये वाले फॉर्मूले नहीं है, एडवांस में आता है, बट हमने एक बार बता दिया है। यस दीप, K2 अपॉन K1 माइनस K2 जो है वो पावर में है। ये वाला जो पार्ट है ये पावर में, K2 अपॉन K1 माइनस K2, ये K2 बाई K1 की पावर में रहेगा। हो गया सबका? ठीक है, अच्छा एक बार हम यहाँ पर रेट लॉ भी लिख देते हैं ना, कि दोनों रिएक्शन का रेट लॉ जो है क्या होगा, या रेट का फॉर्म क्या होगा। तो देखो, फर्स्ट वाली रिएक्शन का रेट क्या होगा भाई? तो हमारे पास क्या है, ए जो है वो बी दे रहा है, और बी जो है वो क्या दे रहा है, सी दे रहा है। तो दिस इज K1, दिस इज K2। तो फर्स्ट रिएक्शन का रेट क्या हुआ यार? इट इज माइनस डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू, ऑब्वियसली बी फर्स्ट रिएक्शन से फॉर्म हो रहा है, तो डी बी ओवर डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट रिएक्शन क्या है, हमने जैसे बताया फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं हम, तो ये ऑब्वियसली इसका रिएक्टेंट क्या है, ए है ना, तो इसका रेट क्या हो जाएगा, K1 इंटू ए हो जाएगा। क्लियर है क्या? व्हाट अबाउट सेकंड रिएक्शन का रेट? सेकंड रिएक्शन का रेट क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ पर बी जो है रिएक्ट हो रहा है ना, तो इट इज माइनस डी बी ओवर डी टी इज इक्वल टू, सी फॉर्म हो रहा है तो डी सी ओवर डी टी इज इक्वल टू, अब देखो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट रिएक्टेंट क्या है, बी है ना, और रेट कांस्टेंट K2 है, तो क्या आ जाएगा, रेट क्या आ जाएगा, K2 इंटू बी आ जाएगा। ठीक है, सो ये हमारे पास दोनों रिएक्शन का रेट आया। इंडिविजुअल का अगर हम रेट देखें ए बी सी का, तो वो क्या होगा, तो ए का रेट क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली ए का रेट तो हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन वाला ही रेट रहेगा।
यस साक्षी, मतलब एक्सप्रेशन जरूर तुमसे पूछ सकते हैं। जितना हमने कराया ना साक्षी, उसमें में से ही पूछा जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जाएगा सीरीज रिएक्शन। ठीक है, तुमसे ये ग्राफ पूछा जा सकता है अगर पूछेंगे तो। ओके, बाकी टी मैक्स और बी मैक्स की वैल्यू जनरली नहीं पूछते वो लोग। और ये वाला पार्ट जो हम करा रहे हैं ये भी एक हो सकता है वो पूछ ले। ओके, सो व्हाट इज ए का रेट? तो देखो ए का रेट यहाँ पर क्या हो गया, ए जस्ट हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन से रिएक्ट हो रहा है, तो ए का रेट क्या हो गया, माइनस डी ओवर डी टी इज इक्वल टू के वन इंटू ए। ये ए का रेट हो गया। व्हाट अबाउट बी का रेट? अब देखो बी जो है वो फर्स्ट रिएक्शन के थ्रू फॉर्म हो रहा है, तो ये तो बी के फॉर्म होने का रेट है, और सेकेंड रिएक्शन के थ्रू रिएक्ट हो रहा है, तो ये इसका रिएक्ट होने का रेट है बी का। तो बी का ओवरऑल रेट क्या आ जाएगा यार? तो बी का जो ओवरऑल रेट है फॉर्म होने का वो हम लिख देते हैं, इट इज के वन इंटू ए, ये तो फॉर्म होने का रेट हो गया, एंड रिएक्ट होने का रेट क्या है, के टू इंटू बी, ऑब्वियसली माइनस के टू इंटू बी। ठीक है, तो ये डीबी और डी आ गया बी के फॉर्म होने का रेट। व्हाट अबाउट सी का रेट? तो सी का रेट ऑब्वियसली यही हो जाएगा जस्ट, सो डी सी ओवर डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के टू इंटू बी आ जाएगा। क्लियर है? तो ये वाला जो पार्ट है ये भी एक बार देख लो, इसमें से भी मे बी तुमसे डायरेक्ट एक्सप्रेशन पूछ ले रेट लॉ के। तुषार सर, is it necessary that rate of formation of B is same as rate of consumption of B in second part of reaction? नहीं तुषार, सेम थोड़ी है। अगर सेम होता तो हमारे पास कांस्टेंट बना रहता ना बी का कॉन्सेंट्रेशन। जिस रेट से बी फॉर्म हो रहा है, अगर उसी रेट से बी रिएक्ट होता तो बी का कॉन्सेंट्रेशन ना तो बढ़ता ना कम होता, है कि नहीं? दोनों रेट अलग होगी, बी के फॉर्म होने की रेट अलग है और बी के रिएक्ट होने की रेट अलग है। एक्चुअली क्या है, स्टार्टिंग में बी के फॉर्म होने की रेट ज्यादा होगी, और एक वो जो टी मैक्स टाइम है उसके बाद बी के रिएक्ट होने की रेट ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, जब तक बी के फॉर्म होने की रेट ज्यादा रहेगी तब तक बी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता रहेगा, और जैसे ही बी के रिएक्ट होने की रेट ज्यादा हो गई, ठीक है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब तक के वन इंटू ए जो है ज्यादा रहेगा, जब तक बी के फॉर्म होने की रेट क्या है, के वन इंटू ए, तो जब तक के वन इंटू ए जो है वो के टू इंटू बी से ज्यादा रहेगा तब तक हमारे पास बी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता रहेगा। लेकिन जैसे के टू इंटू बी की वैल्यू के वन इंटू ए की वैल्यू से ज्यादा हो गई तो फिर बी का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। मंदार देखो, अपने पास बी जो है वो फर्स्ट रिएक्शन के थ्रू क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है ना, तो बी के फॉर्म होने का रेट क्या है, ऑब्वियसली डीबी और डी टी इक्वल टू के वन इंटू ए, और सेकेंड रिएक्शन के थ्रू रिएक्ट हो रहा है तो वो रेट क्या है, माइनस डीबी और डी टी इक्वल टू के टू इंटू बी। ओके, सो ये इसके फॉर्म होने का रेट है बी का, और ये इसके रिएक्ट होने का रेट है, तो ओवरऑल बी के फॉर्म होने का रेट क्या हो गया, ऑब्वियसली फॉर्म होने का रेट माइनस रिएक्ट होने का रेट। क्लियर है? बिल्कुल शुभ, वैसे भी आ सकता है, तो उसमें ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, जैसे अभी तक हमने बताया वैसे हो जाएगा। यस रिया, वो नेट रेट हो गया एक तरह से बी का,
ठीक है सुख, तो अगर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 के बजाय कुछ अलग है तो उसके लिए हम रेट लॉ फिर से लिख सकते हैं ना। रेट लॉ तो हमने बताई है कैसे लिखते हैं, यस 1 बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट करके। हो गया सबका, आगे चले। ओके सो ये हमारे पास हो गया कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वाला पार्ट। नाउ अब हम ये लेंगे नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ओके सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखो टेम्परेचर जो है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा रिएक्शन की रेट पर। तो देखो क्या होता है, जनरली हम जब टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ाते हैं, जनरली जब हम टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ाते हैं, यस दिस इज इन सिलेबस, ठीक है ये सिलेबस में। तो जनरली जब हम टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ाते हैं तो जो रेट है वो 2 to 3 टाइम्स फास्ट हो जाता है। ओके तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस,
rate of reaction increases 2 to 3 times due to increase in rate constant. तो एक्चुअली क्या रेट कांस्टेंट बढ़ जाता है जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, तो रेट कांस्टेंट बढ़ जाएगा, और रेट कांस्टेंट बढ़ गया तो ऑब्वियसली रेट में हमारे पास रेट कांस्टेंट आता ही है। ठीक है, तो क्या होता है, रेट कांस्टेंट बढ़ गया तो रेट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, सेल्सियस का स्पेलिंग रॉन्ग लग रहा है यार, बराबर एस आना चाहिए ना, CELS। या तो अगर टेम्परेचर को हम 10 डिग्री से बढ़ाते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस से, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 2 to 3 टाइम्स जो है क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। तो 2 to 3 टाइम्स फास्ट क्या होगा, क्योंकि रेट कांस्टेंट जो है 2 to 3 टाइम्स हो जाता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि रेट कांस्टेंट एट T plus 10 डिग्री डिवाइड बाय रेट कांस्टेंट एट T डिग्री इज 2 to 3। ठीक है, ये जो रेशियो है रेट कांस्टेंट का, 10 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर और 10 डिग्री कम टेम्परेचर पर, ये 2 से 3 के बीच में रहेगा। ठीक है, अच्छा, इस वैल्यू को हम टेम्परेचर कोफिशिएंट भी बोल देते हैं। ठीक है, ये स्टोइशियम, ये जो टेम्परेचर का जो, सॉरी, ये रेट कांस्टेंट का जो रेशियो आ रहा है ऑन इंक्रीजिंग 10 डिग्री टेम्परेचर, इस रेट कांस्टेंट के रेशियो को हम क्या बोल देते हैं, इसको हम टेम्परेचर कोफिशिएंट भी बोल देते हैं। ओके, तो इसे हम टेम्परेचर कोफिशिएंट भी बोलते हैं। तो टेम्परेचर को जब 10 डिग्री से बढ़ाएंगे तो रेट जो है 2 से 3 टाइम्स फास्ट हो जाएगा। यस टू, दिस इज न्यू कॉन्सेप्ट, चैप्टर सेम ही है, केमिकल काइनेटिक्स, बट न्यू कॉन्सेप्ट है। हो गया सभी का? हो गया? ठीक है, सो देखो, नाउ ये कैसे हमारे पास
बढ़ता है टेम्परेचर के साथ रेट कांस्टेंट, वो देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अरेनियस, तो अरेनियस जो है उसने हमें बताया था इसके बारे में कि रेट कांस्टेंट जो है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बढ़ेगा। अकॉर्डिंग टू अरेनियस, के रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू ए इंटू ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो इस टाइप से हमारे पास रेट कांस्टेंट जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। यहाँ पर के तो रेट कांस्टेंट हो गया, ए इज अरेनियस कांस्टेंट, ये ऑब्वियसली इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोल सकते हैं, एक्सपोनेंशियल वाले पार्ट से पहले आ रहा है। इसके अलावा ई ए जो है ये एक्टिवेशन एनर्जी हो गया, ई तो टेम्परेचर हो गया। नाउ व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? तो देखो हमारे पास जब भी कोई रिएक्शन होती है, चाहे वो एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक हो, ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेज रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो देखो हमारे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है ना, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया। तो रिएक्टेंट से जब भी प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है। तो रिएक्टेंट से जब भी प्रोडक्ट बन रहा है तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, रिक्वायर्ड होती है। अगर एनर्जी रिलीज है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अगर रिक्वायर्ड है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो कोई भी रिएक्शन ले लो, चलो हमने एक तरह से एक्सोथर्मिक वाली ले ली। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते टाइम क्या होता है, पहले कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या इंटरमीडिएट बनाने के लिए। तो ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इस रिक्वायर्ड एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स बना है, ठीक है, यहाँ पर क्या बन गया है, यहाँ पर हमारे पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया है। रिएक्शन मैकेनिज्म में बताया ही होगा ना ऑर्गेनिक में, इंटरमीडिएट ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया है। सो यहाँ पर मतलब इस तक जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, बेसिकली क्या है, जैसे थर्मो में हमने बताया था, बॉन्ड जब ब्रेक हो जाएंगे तो बॉन्ड को बेसिकली ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी काइंड ऑफ, वो एक तरह से क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। सो ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी हो गया, दिस इज ई ए फॉरवर्ड, ठीक है। एंड ये जो है, ये वाली एनर्जी जो है ये हो जाएगी ई ए बैकवर्ड। ये जो है, अब अगर बैकवर्ड रिएक्शन होगी तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, बैकवर्ड रिएक्शन मतलब जो अगर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना तो ऑब्वियसली इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ना, ओके। तो दिस इज ई ए बैकवर्ड, ओके। एंड डेल्टा एच जो है ये क्या है, ये वाला जो डिफरेंस है, दिस इज नथिंग बट डेल्टा एच, ठीक है। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि जो डेल्टा एच है वो क्या हो गया, इट इज ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड, ठीक है। सो फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी माइनस बैकवर्ड रिएक्शन का जो एक्टिवेशन एनर्जी है, दैट इज नथिंग बट डेल्टा एच। तो जब भी कोई रिएक्शन होगी तो रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक जाने के लिए कुछ एनर्जी क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। ये एनर्जी जो रिक्वायर्ड है इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। सो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, यस ये इक्वेशन याद रखनी है। तो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या बोल सकते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, या फिर इंटरमीडिएट, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड, ऑब्वियसली रिएक्शन का खुद का कुछ एनर्जी है आ सकता, ठीक है। तो जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड है उसकी बात करते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड, कुछ एनर्जी तो ऑलरेडी है उसका, ओके। सो एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज नथिंग बट एक्टिवेशन एनर्जी।
हो गया सभी का? ओके, सो नाउ, तो हमने क्या बताया इक्वेशन की, हमारे पास अरेनियस इक्वेशन इट इज के इज इक्वल टू ए ई रेस टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी, यही है ना? ठीक है, ये ऑब्वियसली इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज ए अपॉन ई रेस टू पावर ई ए अपॉन आर, ठीक है। अब देखो, अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो ई ए बाई आर टी क्या होता है बताओ? ई ए बाई आर टी ऑब्वियसली कम होता है। अगर ई ए बाई आर टी कम होगा तो ई रेस टू पावर ई ए बाई आर टी जो है वो भी क्या होगा, कम ही होगा ना। तो के क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है क्या? तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ई ए बाई आर टी की वैल्यू कम हो रही है, ई ए बाई आर टी कम हो रहा है, तो ई रेस टू पावर ई ए बाई आर टी भी कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली के जो है बढ़ता है। ठीक है, तो अभी अगर हमें क्वेश्चन दे दिया कि हमने टेम्परेचर को लाइक इस डिग्री से इतने डिग्री तक कर दिया, तो के कितना बढ़ेगा, तो वो भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर इस इक्वेशन को दूसरे फॉर्म में लिख लेते हैं। तो देखो के इज इक्वल टू ये है, तो दोनों साइड अगर हमने एल एन ले लिया तो एल एन के क्या हो जाएगा, एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये हमारे पास देखो ग्राफ भी आ सकता है यहाँ पर, यहाँ से, ठीक है। ये एल एन हो गया, अगर इसे लॉग के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो गया, लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए एंड देन माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, ठीक है। तो यहाँ से दो ग्राफ आ सकते हैं हमारे पास, दोनों बना लेते हैं। सो एल एन के वर्सेज 1/t ग्राफ अगर हम यहाँ पर बनाते हैं तो क्या आएगा, नेगेटिव स्लोप वाला ग्राफ आएगा। व्हाट इज स्लोप, स्लोप हो जाएगी माइनस ई ए अपॉन आर, ठीक है। और ये जो है ये अपने पास क्या आ जाएगा, एल एन ए आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर एल एन की बजाय लॉग वाला ग्राफ बनाएंगे तो लॉग के वर्सेज 1/t अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ वैसा ही आता है, बट अभी स्लोप क्या हो जाएगी, स्लोप आ जाएगी माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, ठीक है। एंड ये जो इंटरसेप्ट है ये हो जाएगा लॉग ए। क्लियर है? तो हमारे पास ये एल एन के वर्सेज टी एंड एल एन के वर्सेज, सॉरी, लॉग के वर्सेज टी वाले ग्राफ दोनों एक जैसे हैं, बस स्लोप दोनों का ऑब्वियसली अलग आ रहा है। एक जगह 2.303 आ रहा है ऑब्वियसली, लॉग वाले में 2.303 आ गया, दूसरे वाले में वो नहीं। हो गया सभी का?
के एन नहीं है यार, के एन कहाँ है? एल एन के है, के एन किधर है? So what have you taken on y axis? On y axis, y axis पर हमने एक फर्स्ट वाले ग्राफ में ln के लिया, दूसरे वाले ग्राफ में log के लिया। y इक्वल टू mx प्लस सी टाइप इक्वेशन आ गई ना, तो y इक्वल टू mx प्लस सी टाइप इक्वेशन का ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन। हो गया सबका? नाउ देखो, अगर हमें एक टेम्परेचर पर k दिया है और दूसरे पर निकालना है तो कर सकते हैं। तो इक्वेशन क्या आएगा? तो ये इक्वेशन जो आने वाला है ये ऑलमोस्ट वैसा ही आएगा जैसा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के केस में आ रहा था। तो हमारे पास मान लो T1 टेम्परेचर पर k जो है वो K1 है, एंड T2 टेम्परेचर पर k जो है वो क्या है? K2। ठीक है, so at t equal to T1 k is K1 and at t equal to T2 k is K2। तो देखो इक्वेशन क्या हो जाएगी? तो log of K1 is equal to log of a, है ना? सेकेंड वाले में सब्स्टिट्यूट कर दो, ये वाला जो इक्वेशन है इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। तो log of K1 is equal to log of a minus EA upon 2.303 RT1। दिस इज इक्वेशन 1। एंड इसी टाइप से log of K2 equal to log of a minus EA upon 2.303 R। दिस इज इक्वेशन 2। नाउ क्या करते हैं? 2 में से 1 को माइनस कर लेते हैं, सो इट इज log of K2 माइनस log of K1 इज इक्वल टू log a से log a कैंसिल आउट हो गया, एंड ये आ गया EA अपॉन 2.303 R T1 माइनस EA अपॉन 2.303 R T2, ये आ गया। ऑब्वियसली लेफ्ट साइड वाले पार्ट को हम लिख सकते हैं log of K2 बाय K1, राइट हैंड साइड वाला पार्ट क्या हो गया? तो यहाँ से EA अपॉन 2.303 कॉमन आ गया, R भी कॉमन आ गया, तो इट इज 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ठीक है, तो ये हमारे पास log of K2 बाय K1 आ गया, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि log of K2 बाय K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 अपॉन T1। ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, सो अगर हमें एक टेम्परेचर पर k पता है और दूसरे पर निकालना है तो ऑब्वियसली इस टाइप से हम निकाल सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट वैसा इक्वेशन है जैसा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला था, याद है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो भी टेम्परेचर चेंज करने पर चेंज हो जाता था। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाले एक्सप्रेशन में क्या आता था? EA की जगह क्या आता था? डेल्टा H आता था। अब EA तो देखो पॉजिटिव ही होता है ना? EA पॉजिटिव ही होता है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर k बढ़ता ही है, लेकिन डेल्टा H जो था वो नेगेटिव भी हो सकता था और पॉजिटिव, है ना? इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ भी सकता था और कम भी हो सकता था। वो डिपेंड करता था कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक। तन्वी, EA इज एक्टिवेशन एनर्जी।
वो तो काफी पहले हमने बताया है तन्वी, ये के बारे में काफी पहले बताया, 2-3 स्लाइड पहले। इट इज एक्टिवेशन एनर्जी। इतने टाइम से डिस्कनेक्टेड हो क्या? ठीक है, देन रिकॉर्डिंग देख लेना। ये इज एक्टिवेशन एनर्जी। यस राइल, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि तुमसे पूछा क्या। अगर तुमसे ऑब्वियसली K1 एंड K2 में से कोई एक दिया और दूसरा पूछा तो ये का वैल्यू ऑब्वियसली देंगे वो। हो गया सबका? यस, ऑब्वियसली ये इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड, है ना। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, देन उसका छोड़ देंगे। सो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 90। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 90। वैसा भी हो गया क्वेश्चन 90। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 90 हो गया। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन 90 करना है।
राइल आ गया आंसर? थैंक यू सोमनाथ। तो देखो क्या बोला है क्वेश्चन में कि मिल्क जो है, अच्छा मिल्क जो है उसकी भी मतलब जो थी वो अपने पास क्या थी, रिएक्शन ही थी। तो इट टर्न्स 3 times फास्टर, मतलब K2/K1 हमें दिया हुआ है। तो log ऑफ K2/K1 दैट इज 3 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 आर की वैल्यू क्या लेंगे, तो उन्होंने देखो आंसर कैलोरी में पूछा, तो आर की वैल्यू क्या ले लेंगे 2, देन T2 माइनस T1, तो देखो 0 डिग्री से 40 डिग्री हुआ, तो T2 माइनस T1 तो कितना आ गया, 40 आ गया, डिवाइड बाय T1, T2 क्या हो जाएगा, तो T1 कितना है, ऑब्वियसली केल्विन में लेना है, 273 एंड T2 कितना हो गया 330। ठीक है, सो यहाँ से EA क्या आ गया, EA क्या आ गया, EA आ गया अपने पास, EA इज इक्वल टू 2.303 इंटू 2 इंटू 273 इंटू 313 डिवाइड बाय लॉग, नॉट डिवाइड बाय एक्चुअली, डिवाइड बाय 40 and multiply by log 3। Okay, so which option it is? A ऑप्शन है क्या? Okay, so A ऑप्शन हो गया आंसर। तो दैट्स इट। नाउ होमवर्क नोट कर लो। तो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 69 to 91। ठीक है, तो ये आज का होमवर्क है। यस, कल हम होमवर्क डिस्कस करेंगे, कल के वाले लेक्चर में। चैप्टर ऑब्वियसली थोड़ा सा बचा है, वो उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम फिनिश कर देंगे, मतलब जो ट्यूसडे हमारा लेक्चर होगा उसमें चैप्टर विल बी फिनिश। हाउ लॉग 3 K2/K1 इज 3 ना, रिएक्शन 3 times फास्ट होगी। तो सर ऑलरेडी हमने आई थिंक 1 to 29 या 1 to 26 डिस्कस कर लिए, तो उसका आगे हम कंटिन्यू करेंगे। रोहन, रिएक्शन 3 times फास्ट हो गई ना, तो K2/K1 इज 3। ओके, सो लॉग के अंदर वाला पार्ट 3 हो गया। ठीक है, तो बाय, टेक केयर।